हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष। आज हम देखने वाले हैं खास आपके जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, जियोग्राफी से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम, जैसे कि आपको पता है, जो ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। इनके व्यास की तुलना करें तो सबसे बड़ा जो व्यास होता है बृहस्पति का होता है, शनि का होता है। सबसे बड़ा ग्रह यही तो है, इन्हीं का व्यास सबसे ज्यादा होता है। बात करें जो बृहस्पति है, उसका जो व्यास होता है आपका 1,42,000 के समथिंग होता है। उससे जो है थोड़ा प्लस में होता है, ठीक है, 984 में। ठीक है, तो कह सकते हो आप 1,43,000 आप कह सकते हो। ठीक है, डाटा में आप। और उसके बाद दूसरा आता है आपका शनि। शनि की बात करें तो 1,20,536 के आसपास का क्या रहता है? ब्याज रहता है। तो इनके ब्याज डाटा की याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो डाटा है आपके 1 लाख से ऊपर, ठीक है, इनमें से किसका ब्याज 1 लाख किलोमीटर से ऊपर है, इस तरह से पूछ सकते हैं ना। तो दो ग्रह से हैं, जैसे कि बृहस्पति और शनि, मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वही पढ़ेंगे। फालतू के क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें जो बुक्स होते हैं, बुक्स में कई डाटा होते हैं, हम एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा है आपका क्वेश्चन जो परिभ्रमण काल होता है अपने अक्ष पे। कोई भी ग्रह जो है अपने अक्ष पे जो परिभ्रमण काल होता है उसका सबसे ज्यादा, इनमें से किस ग्रह का जो परिभ्रमण काल है वह सबसे अधिक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन? शुक्र। शुक्र आपके 243 दिनों में आपका जो है परिक्रमण काल जो है आपका पूरा करता है। और सबसे मतलब ज्यादा दिनों में, ठीक है, सबसे कम दिनों में आपका कौन करता है? आपका तो 10 दिनों के आसपास, यानी कि 9.9 घंटे में आपका वो करता है आपका मंगल ग्रह। याद रखना है इसको। उसके बाद आता है परिक्रमण काल। जो मैंने पहले बताया था वो आपका परिभ्रमण काल, अभी मैं बता रहा हूं आपको परिक्रमण काल। परिक्रमण काल होता है आपके सूर्य के अक्ष के चारों ओर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड लेता है कौन सा लेता है आपका? तो वो लेता है मंगल, 600 जो आपके 87, ठीक है, 687 दिन, यानी कि 687 दिन आपका किस में लेता है? आपका मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है। उसके बाद सबसे कम किसका टाइम पीरियड है? तो सबसे कम टाइम पीरियड लेता है आपका कौन? बृहस्पति, जो लेता है आपका 11.9 वर्ष में। ठीक है, बाकी मैंने जो आपको उससे पहले बताया था कि मंगल आपके कितने में लेता है? आपका 687 दिनों में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें उपग्रहों की संख्या की बात करें, सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? मेरे पास पुराना डाटा है, हालांकि जो नया डाटा है उसमें शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है, उसके बाद आपके बृहस्पति है। ठीक है, बाकी के आप जो बुध हो गया, शुक्र हो गया, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। बाकी के आपके पृथ्वी का एक उपग्रह मिलेगा, चंद्रमा, मंगल का मिलेंगे 2, और बाकी के आपके जो 27 आपके वरुण के मिलेंगे 13। कई बार क्या होता है, एक कलम से लगाना आ जाते हैं, तो इनको याद रखना है। अब बात करते हैं लघु सौर मंडल या पिंडों के बारे में। सबसे पहला आता है आपका शूद्र ग्रह, जिसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉइड्स। ठीक है, जो मंगल ग्रह है और बुध ग्रह है, उनके जो आपके ग्रहों की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आपको क्या मिलते हैं? आकाशीय पिंड मिलते हैं। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उससे ही आपका क्या कहा जाता है? शूद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के जो विस्फोट होते हैं उसके फलस्वरूप जो आपके टूटे टुकड़ों से आपके क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ भाग पे जो आपके विशाल गर्त बनाता है। जैसे कि जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वो आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। जो आपके किससे बना? आपका पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फोरवेस्टा। फोरवेस्टा क्या? आपका एकमात्र आपका शूद्र ग्रह है, जिसे जो है आपके नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब आप ऐसे नहीं देख सकते उसको। ठीक है, तो ऐसा ग्रह है, शूद्र ग्रह है, जिसको हम जो है अपनी आंखों से जो है नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जिसे बोलते हैं धूमकेतु। जो धूमकेतु है उसे बोलते हैं कोमेट। ये आपके सौरमंडल के छोर पे बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं, जो धूमकेतु ये आपके पुष्चल तारे कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, आपके सौरमंडल के छोर पे बहुत ही छोटे छोटे आपके अरबों पिंड आपके विद्यमान होते हैं, जो आपके धूमकेतु या फिर पुष्चल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह होता है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित आपके प्रकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। ठीक है, धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। ये इसको याद रखना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेले। हेले नामक जो धूमकेतु होता है उसका परिक्रमण काल होता है आपका 76 वर्ष।
यह अंतिम वर्ष आपके 1986 में दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा, 76 इसमें जोड़ेंगे तो 2062 में, ठीक है, 2062 में ये दिखाई देगा। आप उसके बाद धूमकेतु हमेशा के लिए जो आपके टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का जो समय होता है वो आपका निश्चित होता है। उसके बाद बात करते हैं हम उल्काओं के बारे में। उल्काओं को बोला जाता है आपके मेटोर्स, ठीक है। उल्काएं आपके प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, जो आकाश में क्षण के लिए जो आप दमकती हैं और लुप्त हो जाती है। उल्काएं जो शूद्र ग्रह होते हैं उनके टुकड़े और धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। कई बार इनके जो डेफिनेशन पूछे जाते हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, उल्का, ठीक है। उल्का क्या होता है, उल्काएं आपके प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं हमसे, जो आकाश में क्षण भर के लिए आपके चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। उल्काएं आपके धूम ग्रहों के टुकड़े वो आपके धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपका पृथ्वी और उसका जो सौरिक संबंध है क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें प्रकाश चक्र, जिसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। वैसे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के प्रकाशित और प्रकाशित भाग को बांटती है, ठीक है। जो प्रकाशित भाग होगा उसको अलग करेगी, अप्रकाशित भाग को अलग करेगी, ठीक है। जैसे कि ये आपका प्रकाशित है, ये आपका अप्रकाशित, इसको जो है बांटेगी कौन, प्रकाश चक्र। ऐसे ही आपका सर्कल ऑफ क्या कहा जाता है, इल्यूमिनेशन कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद पृथ्वी की गतियों की बात करें तो पृथ्वी की गतियां जो होती है दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था परिक्रमण काल, परिभ्रमण क्या क्या होता है करके, तो उसके बारे में ही थोड़ा बहुत डिटेल में। देखिए घूर्णन कहा जाता है रोटेशन को, रोटेशन को कहा जाता है घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी जो होती है उसकी जो रोटेशन जिसे बोलते हैं हम क्या, घूर्णन, या ऐसे दैनिक गति भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सदैव जो होते हैं अपने अक्ष पे जो आपके पश्चिम से पूर्व घूमती हुई रहती है, ठीक है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर आपके परिभ्रमण कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके कारण आपके दिन रात होते हैं, अतः इस गति को जो है दैनिक गति की भी कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। दिन रात किसके कारण होते हैं, आपके जो आपके घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, दैनिक गति होती है, परिभ्रमण होता है, उससे ही कहा जाता है। परिक्रमण किसे कहा जाता है, परिभ्रमण की बात और परिक्रमण की बात हमने कर ली, सॉरी परिभ्रमण और हमने दैनिक गति की बात कर ली है, और किसकी बात, घूर्णन रोटेशन की बात कर ली है, ठीक है। आपको जो इसका डेफिनेशन है इस तरह से याद रखना है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे जो आपके पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या फिर आपके परिभ्रमण कहते हैं। और इसके जो कारण दिन और रात होते हैं, और इस गति को आपकी क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। इससे एक आपका कथन आ जाएगा कि दिन रात किसके कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण होता है, इस तरह से रोटेशन के द्वारा होते हैं, घूर्णन के द्वारा होते हैं, या फिर आपके परिभ्रमण के द्वारा होते हैं, ठीक है, तीनों के द्वारा होते हैं, ये आपको याद रखना है। परिक्रमण किसे कहा जाता है, जिसे बोलता है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसे वार्षिक गति की भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमने के साथ साथ सूर्य की चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय क्या करती है, मार्ग में परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या फिर आपकी वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में कितने टाइम लगता है, आपका 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, ये आपको याद रखना है, ये डेटा भी आपको याद रखना है। 365 दिन होते हैं साल में, ठीक है, जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं, तो इस तरह से याद कर सकते हैं वार्षिक गति, इसीलिए तो कहा गया इसको 365 दिन और 6 घंटे का टाइम पीरियड लेती है। ये कौन, सूर्य के चारों ओर आपके एक परिक्रमा पूरा करने पर, कौन, आपके वार्ष पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के जो है चारों ओर आपके एक दीर्घ वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या फिर वार्षिक गति कहा जाता है। ये आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे का जो टाइम पीरियड है ये इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका नक्षत्र दिवस, काफी फेमस है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, नक्षत्र दिवस कहा जाता है, और यह आपके 23 घंटे और 26 मिनट की अवधि का होता है, ठीक है। मैं फिर से इसे रिपीट करता हूँ, नक्षत्र दिवस क्या हो जाएगा आपका, नक्षत्र दिवस एक मध्याह्न रेखा के ऊपर, ठीक है, किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तर के उत्तर में 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह आपकी 23 घंटे और 56 मिनट का जो है आपका टाइम की अवधि का होता है। उसके बाद आता है आपका सोलर डे, जिसे कहा जाता है सौर दिवस। जब सूर्य को आपके गतिहीन मतलब जब रुका हुआ मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी जो अवधि होती है पूरे
24 घंटे की होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सौर दिवस यानी कि सोलर डे किसे कहा जाता है, या सोलर डे कितने दिन का होता है, 24 घंटे का होता है, ठीक है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना, रोटेशन की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है, ठीक है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य की चारों ओर, ठीक है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य की चारों ओर 29.8 आपके किलोमीटर पर सेकंड के वेग से आपके चक्कर लगाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उपसौर की, जिसे कहा जाता है पेरिहेलियन, पेरिहेलियन कहा जाता है आपके उपसौर को। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पे सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति आती है आपकी 3 जनवरी को होती है, ठीक है, और यानी 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है, और ऐसी स्थिति को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 14.70 जो है आपकी किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर हो जाती है, ठीक है, इसे याद रखना है। 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी हो जाती है कितनी हो जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, याद रखना आपको। सॉरी, मैंने ये उपसौर का बताया था, ठीक है, उपसौर का बताया था मैंने। अब उपसौर और अपसौर, ठीक है, मैं फिर से इसको जो है दोबारा इसको डेफिनेशन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। जैसे कि मैंने उपसौर कहा था पहले, ठीक है, उपसौर कहा था, अपसौर, सॉरी वो बिल्कुल सही डाटा कहा था मैंने, ठीक है, जो भी मैंने अभी पढ़ा है ना वो सही कहा था। उपसौर पेरिहेलियन किसे कहा जाता है, जब पृथ्वी आपके सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पे आपकी क्या होता है, सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को ये टाइम पीरियड आ रहा है। जब 3 जनवरी का समय आता है तब सूर्य आपके पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है, और जो टाइम पीरियड मतलब जो कितनी दूर होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, कम है भाई। और सूर्य तो बहुत मतलब वैसे तो बहुत बड़ा, करोड़ में आ जाएगा, बड़े जो डेटा है उसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं उपसौर की, जिसे बोला जाता है अपलिहन, अपलिहन बोला जाता है आपका अपसौर को। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ से दूर चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति आपकी कब आती है, आपकी 4 जुलाई को आती है, और इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, करोड़ों में ही डिफरेंट है, ठीक है। तो 15 पॉइंट आपके 15.21 करोड़ क्या हो जाता है, आपके किलोमीटर दूरी हो जाती है, उससे ही क्या कहा जाता है, आपका अपसौर कहा जाता है, ठीक है। अब आता है आपका एक और आता है एपेसाइट रेखा। एपेसाइट रेखा क्या होती है, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे ही एपेसाइट रेखा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की, जिसे बोला जाता है अक्षांश। इसके बारे में आपको जो डेटा में दिया गया, सॉरी सिलेबस में दिया गया है, तो सिलेबस में हमके अक्षांश देशांतर दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। विषुवत वृत्त से उत्तर, ठीक है, विश्व ये आपका पृथ्वी ऐसे गोल, ठीक है, मैं कैसे आपको समझाऊं, फिर इसको मैं बताता हूँ इस तरह से, ठीक है। जैसे पास मेरे पास एक कटोरी है, ठीक है, ये कटोरी आपका, ये क्या आपका गोल है ना, एकदम गोल है, तो ये आपका, ये हो गया आपका ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा हो गया, जहाँ पे मैंने पेन रखा है ये आपका बीच में है, ये विषुवत रेखा हो गया। इसके नीचे को क्या आ जाएगा, आपका जो नीचे है आपका वो आ जाएगी मकर रेखा, ऊपर को क्या आ जाएगा, कर्क रेखा आ जाएगी, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये है आपका, ये है आपकी क्या, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा यहाँ पे होती है, मकर रेखा यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। अक्षांश जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, आपका अक्षांश कहते हैं, या कोण पृथ्वी के केंद्र में बनता है। वृत्त जब है आपका 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की जो उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 डिग्री आपके अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को आपका, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। कर्क में मकर रेखा जो मैंने बताया वही तो कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांश समानता, जिससे बोला जाता है क्या, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये इसकी बात करें तो काल्पनिक रेखाओं के एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम रेखा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है।
अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय द्विध्रुवी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश पे रेखा है, अतः इस पर आपके स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी आपकी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। तो अक्षांश समांतर की बात कर ली मैंने, जैसे काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर जो है आपके पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के आपके समांतर, ठीक है, विषुवत रेखा ऐसे है समांतर आपके खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा जो मैंने कहा था कि जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा ये एक ही होते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा से एक समान आपके कोणीय द्विध्रुवी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा आपके 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, अतः स्पष्ट सभी स्थानों का जो अक्षांश होगा वो आपके 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में होगा दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब दो अक्षांश को मिला मध्य की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है, उसकी जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। आपको डेटा याद रखना है, नॉर्मली है। उसके बाद आपके नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके कुछ खास आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल में खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या हो जाती है 179, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल में खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 आपके अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों का कुल जो संख्या होगी 179 होगी। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर 23.5 अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। अब देखिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपका क्या आपका पूरा आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये आपका आ गया भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कह सकते हैं आपसे, और इसके उत्तर को क्या आ जाएगा? कर्क रेखा, इसके नीचे को मकर रेखा हो जाएगा। 23.5 डिग्री यहाँ से 23.5 डिग्री यहाँ पे, तो उसे क्या कहेंगे हम? आपके भूमध्य रेखा और कर्क रेखा ऊपर को, मकर रेखा नीचे को, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है, 23.5 डिग्री को क्या कहा था? कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा तो थोड़ा ऊपर आपके 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री आ जाएगा तो अक्षांश को उसको कहा जाता है आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा था ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहा जाता है। ये आपका हो गया आपका कौन? कर्क रेखा होगा 23.5 डिग्री पे, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका 66 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा? आपका आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है इसके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, इसके नीचे क्या आ जाएगा? आर्कटिक वृत्त ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि ये सिंपल चीजें हैं, इसको पढ़ोगे तो आपको नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है, सिंपल टॉपिक है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में मैंने पढ़ा दिया आपको ये सब चीजें। अब मैं बात करता हूँ कर्क रेखा पे आपके कौन कौन से देश है, ठीक है। पृथ्वी पूरा है, पृथ्वी में कई देश है आपके। तो कर्क रेखा में बात करें हम सबसे पहले, तो कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ताइवान, ताइवान कहाँ पे? यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ताइवान आ जाएगा आपका, जैसे मैंने डाटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो में जो है आपका अपोजिट आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं कैसे समझाऊंगी, चलो कोई नहीं। देखिए जैसे कि आपके जब में देख रहे होंगे, ये आपका क्या, आपका लेफ्ट हाथ है ना, ये आपका ये लेफ्ट हाथ है, ये राइट हाथ हो गया, ठीक है। अब देखिए ताइवान यहाँ पे होगा, चाइना यहाँ पे हो जाएगा, म्यांमार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ताइवान यहाँ पे आ जाएगा, ताइवान यहाँ पे, चाइना यहाँ पे, इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा? वो क्या कहते हैं? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद क्या आ जाएगा? बांग्लादेश, फिर भारत आ जाएगा, फिर ओमान आ जाएगा, फिर संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा, जैसे फिर सऊदी अरब आ जाएगा, फिर मिस्र आ जाएगा, फिर लीबिया आ जाएगा आपका, फिर नाइजर आ जाएगा, फिर अल्जीरिया, फिर माली आ जाएगा, फिर मारितानिया, फिर पश्चिमी सहारा, फिर बहामास, फिर मैक्सिको, ठीक है। तो मैंने इस तरह से बता दिया आपको, ठीक है, ऐसे खींचे जाएंगे उसके लाइन, ठीक है। जो मैंने कहा था ना, इस तरह से जो आपका विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, इसके ऊपर मैंने 23.5 डिग्री बोल दिया था। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कौन आपका? सबसे पहले ताइवान, चाइना, ठीक है, ये ताइवान,
चाइना ऊपर में है लेकिन कुछ भाग यहाँ पे मिलेगा, तो कर्क रेखा ताइवान चाइना, ताइवान चाइना म्यांमार बांग्लादेश भारत। भारत के बाद कौन आएगा आपका, भारत के बाद आएगा ओमान, फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिसे बोलते हैं हम, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, इस तरह से, ठीक है। मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, फिर क्या जाएगा आपका बाहामास और मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ का देश है आपका, दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मकर रेखा की, बात करते हैं मकर रेखा। मैंने क्या कहा था, ये आपका कर्क रेखा, हमने इसकी बात कर ली। अब हम नीचे वाले जो मकर रेखा है, नीचे वाले इस तरह से, ठीक है, उस देशों की बात करते हैं। तो मकर रेखा पे कौन कौन से देश है आपके, चिली, अर्जेंटीना, या कहाँ के देश हैं आपके, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, चिली, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये कहाँ के देश हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, वो दक्षिण अमेरिका के थे, ठीक है। मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये चीज के ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं विषुवत रेखा की, बात करते हैं। विषुवत रेखा मतलब जिससे मैंने कहा था क्या, आपके भूमध्य रेखा भी कहा था, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा, अब यहाँ पे नीचे हमने क्या कहा था आपका, अभी मैंने मकर रेखा की बात की थी, उसके देशों की बात की थी। अब जो मैंने ये बात की थी, जो यहाँ पे है ये ऐसे बोला जाता है भूमध्य रेखा या फिर आपके विषुवत रेखा। तो यहाँ पे जो देश है उसके नाम बात करते हैं, इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया, ब्राजील, इसके देश यहाँ के दक्षिण अमेरिका के, गैबॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये किसके देश हैं आपके दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, किरीबाती याद रखना है इसको, ठीक है। अब मैंने जितने भी देश बता दिए आपको, कई देशों के नाम बता दिए, कौन कौन से देश हैं आपको याद रखने हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। कई बार इन देशों के बारे में पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया है बट आने वाले समय में एक दिन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कई सालों से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमके देशांतर, जिसे बोला जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। वो भी आपका टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो अपना टॉपिक जरूर पढ़ना।